प्यारी बच्चों, 3 मार्च 2025 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 IX को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम शेष बचे हुए सभी सेटों को लेकर आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सन 2025 का पहला सेट है, तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। देखें, पहले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में देखने दिया है क्या सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर 1, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखें, का नंबर में दिया है f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r to r प्लस है। देखना है 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हम इसको जांच करेंगे। देखें, प्रश्न नंबर 1 के का में दिया है, प्रश्न नंबर 1 का f(x) बराबर mod x, f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त करा मापांक फलन f सच दैट r to r प्लस, और इसकी जांच करना है कि यह एक ही आच्छादक है। देख रहे 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा विकल्प सही है इसकी हम जांच करेंगे। तो देख रहे हैं चूंकि डोमेन इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि सह डोमेन धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर यदि हम f1 का मान निकालें, देख रहे हैं f1 इक्वल टू mod 1, जानते हैं 1 के बराबर मिलेगा। f-1 निकालेंगे तो देख रहे हैं mod -1, तो मापांक निगेटिव या पॉजिटिव किन्हीं भी संख्याओं का निकालेंगे तो देख रहे हैं पॉजिटिव ही मिलता है। चूंकि देख रहे हैं डोमेन के 2 संख्याओं का प्रतिबिंब सह डोमेन में समान मिलता है, इसलिए यह एकी नहीं है। चूंकि 1 और -1 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए यह एकी नहीं है, यह एकी नहीं है। अब हम आच्छादक होने की जांच करेंगे। देख रहे हैं डोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो यदि हम f0 का प्रतिबिंब निकालें तो देख रहे हैं f0 इक्वल टू mod 0, 0 का मापांक जानते हैं 0 आता है। चूंकि आप देख रहे हैं 0 धन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत नहीं मिलेगा, अर्थात 0 डज नॉट बिलोंग्स टू r प्लस, जबकि आच्छादक होने के लिए आवश्यक है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंबित हो। देखें, इस प्रकार से ये कहेंगे कि चूंकि डोमेन का अवयव 0 सह डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह फलन ही नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं तो ये आच्छादक नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। आप देख रहे हैं दिया हुआ फलन ना तो एकी है और ना ही ये आच्छादक नहीं है, तो ना तो एकी है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए पहले विकल्प में दिया है एकी और आच्छादक, बी नंबर में बहु एकी और आच्छादक, सी कह रहा है एकी किंतु आच्छादक नहीं, और डी नंबर में ना तो एकी और ना ही आच्छादक। तो देख रहे हैं इस प्रकार से प्रश्न 1 के का विकल्प डी सही है, ना तो एकी और ना ही आच्छादक, विकल्प डी सही है, ना ही एकी होगा और ना ही आच्छादक। इसके बाद हम खा नंबर देखते हैं। पहले प्रश्न का खा नंबर, देख रहे खा नंबर में दिया है प्रश्न नंबर 1 का खा, क्या एक संबंध r बराबर AB सच दैट a बराबर b-1 जहां b ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 समुच्चय n पर परिभाषित है। तो देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसकी हमको जांच करना है। देख रहे संबंध r बराबर यहाँ पर दिया है, संबंध r बराबर है AB a, b सच दैट, देख रहे a इक्वल टू b-1, a इक्वल टू b-1 जहां b इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3। देख रहे ये कंडीशन दी है, क्या समुच्चय n पर परिभाषित है, समुच्चय n पर परिभाषित है, समुच्चय n पर परिभाषित है। देख रहे इसमें यदि हम जांच करें, कंडीशन दी है ए बी सच दैट ए बराबर b-1 जहां b इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3,
b का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर है। देख रहे हैं b का मान यदि हम 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 a बराबर 2 के मिल जाएगा, अर्थात 2, 3 ये संबंध r का अवयव मिलेगा। इसके बाद यदि देखें 3 से बड़ा मान 4 रखते हैं, b के स्थान पर 4 लेंगे तो a का मान 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा, तो 3, 4। इसी प्रकार से देख रहे हैं 4, 5 इस प्रकार से संबंध r के अवयव मिलेंगे। तो देख लेते हैं विकल्प में, पहले ऑप्शन में देख रहे हैं 2, 4 बिलोंग्स टू r, देख रहे हैं 2, 4 नहीं है, 4, 5 बिलोंग्स टू r, देख रहे हैं 4, 5 इसका अवयव मिलता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका विकल्प बी सही है, 4, 5 बिलोंग्स टू r। तो विकल्प बी सही है, 4, 5 बिलोंग्स टू r ये संबंध r का अवयव है। इसके बाद यदि हम गा नंबर देखें, देख रहे गा नंबर में दिया है, गा नंबर में कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान 1 + √10x का मान होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का गा देख रहे हैं मान लेंगे, माना इंटीग्रेशन i = 0 से π/2 dx अपान 1 + √10x dx। देखिए 10 को यदि हम साइन काश में बदलें तो यही बराबर मिल जाएगा 0 से π/2 dx अपान 1 + √10x को लिखेंगे √sin x अपान cos x। आप देख रहे हैं यदि लाशा लेकर के सरल करें तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 देख रहे हैं dx अपान लाशा लेंगे √cos x, देख रहे हैं तिरछा गुणा कर देंगे तो √cos x प्लस √sin x। देख रहे हैं √cos x ये हमारा अंश में आ जाएगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 √cos x अपान √cos x प्लस √sin x dx, ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। अब यदि इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करें तो देख रहे हैं प्रगुण नंबर 4 के प्रयोग से इंटीग्रेशन 0 से π/2 देख रहे हैं 0 से π/2 √cos π/2 - x अपान √cos π/2 - x प्लस √sin π/2 - x dx। आप देख रहे हैं cos π/2 - x का फार्मूला लगाएं तो देख रहे हैं ये हमारा प्रगुण नंबर 4 के प्रयोग से मिला, प्रगुण 4 से देख रहे हैं फार्मूला लगाएंगे तो फिर यही मान हमारा बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं i = इंटीग्रेशन 0 से π/2 देख रहे हैं √cos π/2 - x sin x के बराबर मिल जाएगा √sin x अपान √cos π/2 - x देख रहे हैं √sin x प्लस √sin π/2 - x देख रहे हैं √sin π/2 - x √cos x dx। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ लें, समीकरण 1 + 2 देख रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे, i + i = 2i = इंटीग्रेशन 0 से π/2 देख रहे हैं दोनों का हर समान है, √cos x प्लस √sin x, इसमें भी देख रहे हैं √cos x प्लस √sin x लाशा ले लेंगे तो √sin x प्लस √cos x। आप देख रहे हैं अंश को जोड़ेंगे तो √cos x प्लस √sin x dx। देख रहे हैं दोनों में अंश और हर समान है, कैंसिल हो जाएगा, एक मिल जाता है, एक का समाकलन करेंगे चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, x मिल जाएगा, लिमिट 0 से π/2
आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो देख रहे हैं 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, तो i बराबर मिल जाएगा पाई अपान, देख रहे हैं 2 भाग में मिलेगा, 2 दुनाई 4, i बराबर पाई बटे 4। इस प्रकार से दिए हुए फलन का समाकलन पाई बाई 4 के बराबर मिलेगा। और पाई बाई 4 यदि हम देखें तो देख रहे हैं विकल्प नंबर, देख रहे हैं ए में 0 दिया है, बी पाई बाई 2, सी पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 मान मिलता है, तो इसका विकल्प सी सही है। विकल्प सी पाई बाई 4 सही है। विकल्प सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के घा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के घा में दिया है, हमारा प्रश्न नंबर 1 का घा है, देख रहे हैं 1 के घा में अवकल समीकरण दिया है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के घा में दिया है अवकल समीकरण, देख रहे हैं 9d स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और देख रहे हैं इस पूरे की घात 1/3 की घात है। इस अवकल समीकरण की हमको घात बताना है कि इसकी घात कितनी होगी। तो देख रहे हैं सबसे पहले ये भिन्न को हटाना है, दोनों ओर का घन कर लेंगे। दोनों ओर का घन करने पर, दोनों ओर का घन करने पर, देख रहे हैं दोनों ओर का घन कर देंगे तो ये मिल जाएगा 9 का स्क्वायर, देख रहे हैं 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब मिल जाएगा 729 इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बराबर 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक सरलतम अवकल समीकरण बन जाता है। और इसकी घात देखें तो चूंकि इसमें सबसे उच्चतम अवकलज 2 है और इसी की हमको घात देखना है, इसकी घात देख रहे हैं 3 मिलती है, इसलिए अवकल समीकरण की घात 3 होगी। तो देख रहे हैं घात बराबर 3, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात बराबर 3, और 3 यदि हम देखें तो देख रहे हैं ऑप्शन ए 1, बी 6, सी 3, डी 2, तो इसका विकल्प सी सही है। देख रहे हैं विकल्प सी सही है। इसके बाद देख रहे हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 1 का अंगा भाग। देख रहे हैं 1 के अंगा में दिया है क्या व्यंजक आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के क्रॉस के का मान है। देख रहे हैं 1 के अंगा में व्यंजक दिया है आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप क्रॉस के कैप, इसका मान बताना है। देख रहे हैं हम जानते हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1 माइनस जे डॉट जे 1 प्लस के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है, 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बराबर 0, बराबर 0 देख रहे हैं हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि सभी खंड कीजिए, इसमें का नंबर में काट इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1 का को सरलतम रूप में लिखिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का इसके सभी खंड करने हैं। प्रश्न नंबर 2 का देख रहे दिया है काट इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1, इसको कह रहा सरलतम रूप में लिखिए। तो देख रहे हैं एक्स बराबर, इसमें यदि हम सेक थीटा रख दें, एक्स बराबर सेक थीटा रखने पर, एक्स बराबर सेक थीटा रखने पर देख रहे हैं एक्स बराबर सेक थीटा रखेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा होता है।
काट इनवर्स 1/√, देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे, टेन थीटा मिल जाएगा। काट इनवर्स 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा इक्वल टू जानते हैं कॉट थीटा होता है। काट इनवर्स कॉट थीटा, आप देख रहे काट इनवर्स काट पास पास हैं, हट जाएंगे, बराबर थीटा मिलेगा। और थीटा का मान चूंकि देख रहे हैं हमने यहाँ x बराबर सेक थीटा माना था, थीटा बराबर लिखेंगे तो सेक इनवर्स x मिलेगा। थीटा की जगह सेक इनवर्स x रख देंगे। देख रहे यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सेक इनवर्स x। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे का खा नंबर। देख रहे दूसरे के खा में दिया है, किरा सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x, x बराबर 0 पर संतत है। तो देख रहे प्रश्न नंबर 2 का खा, प्रश्न नंबर 2 का खा फलन है f(x) बराबर mod x, f(x) बराबर mod x और x बराबर 0 पर संतत सिद्ध करना है, संतत है, ये हमको सिद्ध करना है। देख रहे इस प्रश्न को mod x की कंडीशन हम जानते हैं, f(x) बराबर, देख रहे दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। mod x बराबर x होता है यदि x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और mod x बराबर -x होता है यदि x इज लेस देन 0। आप देख रहे हैं x बराबर 0 पर संतत होने की हमको जांच करना है। x बराबर 0 पर सबसे पहले हम फलन की वैल्यू निकालते हैं। देख रहे हैं f0 का मान निकालेंगे, f0 देख रहे हैं ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 के लिए पहले फलन का प्रयोग करेंगे तो f0 बराबर 0 मिल जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(0 प्लस h), देख रहे 0 प्लस h अर्थात 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा देख रहे हैं पहला फलन है, पहले फलन का प्रयोग करेंगे तो यही मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, देख रहे 0 प्लस h, लिमिट अप्लाई करेंगे h की जगह 0 रख देंगे तो देख रहे बराबर 0 मिल जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(0 माइनस h) अर्थात 0 से छोटा, देख रहे 0 से छोटा दूसरा फलन है तो यदि हम इस दूसरे फलन का प्रयोग करें तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, देख रहे -0 माइनस h, देख रहे यही बराबर मिल जाता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, देख रहे माइनस माइनस प्लस h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो देख रहे बराबर 0 के मिल जाता है। चूंकि फलन की वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तीनों मान समान आ जाते हैं। चूंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू तीनों समान हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न नंबर 2 के गा में दिया है, 2 का गा है, देखिए 2 की गा में दिया है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2 की घात ज्ञात करो। तो देख रहे प्रश्न नंबर 2 का गा, प्रश्न नंबर 2 का गा अवकल समीकरण दिया है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2, इसकी घात ज्ञात करेंगे। तो किसी भी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण के उच्चतम अवकलज की घात होती है। तो देख रहे हैं इसमें उच्चतम अवकलज हमारा 2 दिया है और इसकी घात चूंकि 1 ही है, चूंकि इसमें देख रहे हैं इसमें जो अवकल समीकरण की, चूंकि अवकल समीकरण का अवकलज
का उच्चतम अवकलज 2 है, इसकी घात ही अवकल समीकरण की घात होती है, अवकल समीकरण की घात होती है। इसलिए अवकल समीकरण की घात बराबर अवकल समीकरण की घात बराबर 1, चूंकि एक ही घात है, एक घात मिल जाएगी, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का घा भाग। देखें 2 के घा में लिखा है कह रहा यदि पी ए बराबर 0.12, पी बी बराबर 0.15 और पी बी अपान ए इक्वल टू 0.18, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम दिए हुए मानों को लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 का घा, तो देख रहे हैं इस 2 के घा में आप देख रहे हैं दिया हुआ है पी ए इक्वल टू देख रहे हैं 0.12, पी बी इक्वल टू 0.15 और पी बी अपान ए इक्वल टू 0.18। हमको पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, ये निकालना है। देख रहे हैं हम फार्मूला जानते हैं पी बी अपान ए इक्वल टू होगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपान पी ए। देख रहे हैं अब इसी से हमको पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो यदि पी ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी लिखें चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखें, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बन जाएगा पी बी अपान ए, पी ए इंटू पी बी अपान ए। देख रहे हैं इसी में मान रख देंगे। पी ए का मान देख रहे हैं दिया है 0.12 इंटू पी बी अपान ए है 0.18। देख रहे हैं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, 9 हासिल जोड़ देंगे 12 9 21। दशमलव देख रहे हैं 2 2 4 अंक पर लगाना है, पहले 0 बढ़ा लेते हैं, अब 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो देख रहे हैं 0. इसका मान मिल जाता है 0.0216। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें अंगा नंबर में दिया है क्या सदिशों -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 2 सदिश दिए हैं, इन दोनों सदिशों के बीच का हमको कोण निकालना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा भाग। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा में दिया है प्रश्न नंबर 2 का अंगा भाग। देख रहे पहले सदिश को मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर, देख रहे वेक्टर ए बराबर पहला सदिश दिया है -2i कैप, देखिए -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा सदिश वेक्टर v बराबर 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं a डॉट v इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर लिखें तो a डॉट v अपान ए बी। देख रहे सबसे पहले मान रख देंगे इसमें a डॉट v, a का मान देख रहे हैं -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट वेक्टर v का मान है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप अपान a से तात्पर्य है वेक्टर a का मापांक। देख रहे हैं वेक्टर a का मापांक लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू वेक्टर b का मापांक। देखिए वेक्टर v में i का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -2 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक देख रहे हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर सरल कर लेंगे। देखिए a डॉट v में i का गुणा i के गुणांक के साथ ही करेंगे तो -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 × 6
1 का गुणा -2 में होगा तो -2। फिर देख रहे हैं 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 बटे अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू अंडर रूट 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा -6 -2 मिलकर के -8 -8 प्लस 3 देख रहे हैं -8 प्लस 3 बटे अंडर रूट देख रहे हैं 9 1 10 4 14 9 4 13 1 14 तो अंडर रूट 14 गुणे अंडर रूट 14। तो देख रहे हैं प्लस माइनस घट जाएगा 8 से 5 घटाएंगे तो चिन्ह बड़ी संख्या का -3 बटे 14। इस प्रकार से यदि थीटा बराबर लिखें देख रहे हैं ये हमारा काश थीटा का मान मिला। थीटा बराबर यदि लिखेंगे तो काश इनवर्स -3 बटे 14 देख रहे हैं ये दोनों सदिशों के बीच का कोण मिलेगा। देखिए -8 प्लस 5 प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का तो यहाँ देख रहे हैं -8 प्लस 3 दिया हुआ है +3 8 से 3 घटाएंगे तो ये 5 मिल जाएगा तो काश इनवर्स -5 बटे 14। तो देख रहे हैं ये दोनों सदिशों के बीच का कोण मिलेगा थीटा बराबर काश इनवर्स -5 बटे 14। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है। आप देख रहे हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में यदि हम देखें तो देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 देख रहे प्रश्न नंबर 3 में कह रहा सभी खंड कीजिए जिसमें का नंबर है यदि कह रहा इफ सच दैट R2R तथा G सच दैट R2R फलन क्रमशः fx बराबर cos x तथा gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित हैं तो सिद्ध कीजिए कि गाफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। तो देख रहे हैं ये प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का आया हुआ है फिर भी देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 का देख रहे प्रश्न नंबर 3 के का में दिया है। प्रश्न नंबर 3 का देखें इफ सच दैट R2R तथा G सच दैट R2R जहाँ fx बराबर cos x और gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा कह रहा परिभाषित हैं हमको गाफ डज नॉट इक्वल टू फॉग सिद्ध करना है। देख रहे पहले गाफ लेकर चलते हैं GOF x देख रहे इसी को लिख सकते हैं GFX fx का मान रख दें। देख रहे हैं fx बराबर cos x दिया है। आप देख रहे हैं gx की कंडीशन लगाएंगे gx बराबर देख रहे हैं 3x स्क्वायर है तो ये बराबर मिल जाएगा 3 इंटू देख रहे हैं x के स्थान पर cos x है तो cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा cos x का होल स्क्वायर अर्थात यही बराबर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। अब इसके बाद देख रहे हैं यदि हम फॉग x का मान निकालें FOG x इक्वल टू मिलेगा देख रहे हैं gx का यदि मान लिखें f देखें gx बराबर दिया है 3x स्क्वायर। अब fx की कंडीशन लगाएंगे देखें fx है cos x तो f3x स्क्वायर बराबर मिलेगा cos 3x स्क्वायर cos 3x स्क्वायर। तो देख रहे हैं गाफ x में 3 cos स्क्वायर x और फॉग x में cos 3x स्क्वायर। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गाफ GOF डज नॉट इक्वल टू फॉग। तो देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था कि गाफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। इस प्रकार से सिद्ध करेंगे प्रूव्ड। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 3 के खामे के रहा अवकल समीकरण y dx प्लस x माइनस वाई का x माइनस वाई स्क्वायर dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के खा को। देख रहे प्रश्न नंबर 3 के खा में दिया है प्रश्न नंबर 3 का खा अवकल समीकरण है y dx बराबर x माइनस वाई स्क्वायर dy देख रहे बराबर 0। इसका हमको व्यापक हल ज्ञात करना है।
तो देख रहे हैं सबसे पहले इसको मानक रूप में बदलते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यहां पर प्लस का निशान है, तो वाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा वाई इंटू डी एक्स बराबर, देख रहे हैं पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। आप देख रहे हैं डी वाई को यदि हम पक्षांतर कर लें तो डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और वाई पक्षांतर करेंगे भाग में मिलेगा। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लें, बराबर माइनस एक्स बटे वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई, वाई की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं डी एक्स अपान डी वाई, और माइनस एक्स अपान वाई को पक्षांतर करेंगे तो प्लस वन अपान वाई इंटू एक्स बराबर वाई। तो देखिए तो रैखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में बन जाता है, जो कि हम देख रहे हैं, जो कि डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप का है। अब यदि इसकी हम मानक समीकरण से तुलना कर लें तो देख रहे हैं मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो P का मान देख रहे हैं 1 बटे वाई और Q का मान y के बराबर मिलता है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं IF इक्वल टू मिल जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन P dy। देख रहे हैं P का मान रखेंगे, e की घात इंटीग्रेशन P है 1 अपान वाई डी वाई, और 1 अपान वाई का समाकलन जानते हैं लाग वाई होगा, और e की घात लाग वाई बराबर जानते हैं y के होता है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान y के बराबर होगा। आप देख रहे हैं अभीष्ट हल लिखेंगे, अभीष्ट हल के लिए फार्मूला है, अभीष्ट हल देख रहे हैं रैखिक अवकल समीकरण का ये हमारा दूसरा रूप है। तो इस दूसरे रूप में अभीष्ट हल के लिए फार्मूला है x इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं इस फार्मूले में मान रख देंगे, x आई एफ देख रहे हैं y है तो x इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन q देख रहे हैं y मिला है, आई एफ भी y आया है डी वाई प्लस c। देख रहे हैं y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर का समाकलन कर लेंगे तो एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर का समाकलन वाई क्यूब अपान 3 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इस दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 का ग, क्या सिद्ध कीजिए कि 4,4,2 3, 5, 2 तथा -1, -1, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इन तीनों बिंदुओं को हमको एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का ग। देख रहे 3 बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु है 4,4,2, दूसरा बिंदु है 3,5,2, और देख रहे तीसरा बिंदु दिया है -1, -1, 2। इन तीनों बिंदुओं को हमको सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लेते हैं, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं के स्थित सदिश, बिंदुओं के स्थित सदिश पहले बिंदु को यदि हम A नाम दे दें, दूसरे को B और तीसरे को C, तो देख रहे हैं मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदुओं के स्थित सदिश मिल जाएंगे। पहला वेक्टर OA इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा बिंदु वेक्टर OB इक्वल टू मिल जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, और तीसरे बिंदु का यदि हम स्थित सदिश लिखें तो वेक्टर OC इक्वल टू मिल जाएगा -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। इसके बाद देख रहे हैं अब इनसे हम भुजाओं के स्थित सदिश ज्ञात करेंगे। वेक्टर AB
देखें वेक्टर ए बी बराबर जानते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी से हम ओ ए को घटाएंगे तो देखें ओ बी का मान दिया है 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j प्लस 2k माइनस, देखें माइनस ओ ए माइनस में लिखेंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 4i माइनस 4j माइनस 2k। आप देख रहे हैं आई के संगत आई का पद देखेंगे 3i से 4i घटाएंगे माइनस आई, 5j माइनस 4j देख रहे हैं j मिल जाएगा, 2k माइनस 2k कट करके देख रहे हैं 0k मिल जाएगा। इसी प्रकार से वेक्टर BC का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं वेक्टर BC बराबर मिल जाएगा OC माइनस OB, OC से OB को घटाएंगे, OC का मान देख रहे हैं माइनस आई माइनस j प्लस 2k माइनस OB, देख रहे हैं OB में क्योंकि घटा रहे हैं तीनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 3i माइनस 5j माइनस 2k। आप देख रहे हैं आई के संगत आई का पद देखें तो माइनस आई माइनस 3i मिलकर के माइनस 4i माइनस j माइनस 5j, देखिए माइनस j माइनस 5j मिलकर के माइनस 6j प्लस 2k माइनस 2k 0k मिल जाएगा। अब वेक्टर CA का मान निकालेंगे OA माइनस OC, देख रहे हैं OA का मान दिया है, OA देख रहे हैं दिया है 4i प्लस 4j, 4i प्लस 4j प्लस 2k माइनस OC देख रहे हैं घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, देखिए 4i प्लस i 5i, 4j प्लस j 5j और 2k प्लस माइनस देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा 0k। अब हम इन्हीं तीनों भुजाओं का मापांक ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं मॉड वेक्टर AB बराबर अंडर रूट, देखिए AB में i के गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर, देखें k का गुणांक 0 ही है 0 का स्क्वायर, तो बराबर मिल जाएगा अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो देख रहे हैं अंडर रूट 2। मॉड BC का मान निकालेंगे, मॉड वेक्टर BC बराबर मिल जाएगा अंडर रूट, देख रहे हैं BC में माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और देख रहे हैं 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, सरल करेंगे 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 का स्क्वायर 36, देख रहे जोड़ेंगे तो अंडर रूट 36 6 42 10 52 अंडर रूट 52। इसके बाद मॉड CA का मान निकालेंगे, मॉड वेक्टर CA बराबर अंडर रूट, देख रहे हैं i के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, सरल करेंगे तो देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 25 25 देख रहे हैं 50 अंडर रूट 50, तो देख रहे हैं इनमें सबसे बड़ा मापांक अंडर रूट 52 है, तो देख रहे हैं सबसे बड़े मापांक का स्क्वायर निकालेंगे और शेष दो मापांकों के वर्गों का योग निकालेंगे, मॉड AB का स्क्वायर प्लस मॉड CA का स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हैं मान दोनों का रख देते हैं, मॉड AB देख रहे हैं मिला है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस CA अंडर रूट 50 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 50 का स्क्वायर 50, देख रहे हैं 50 2 52 और यही बराबर हमारा मिल जाता है मॉड BC का स्क्वायर बराबर मॉड BC का स्क्वायर, क्योंकि देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए यह सिद्ध होता है चूंकि मॉड AB का स्क्वायर प्लस मॉड CA का स्क्वायर बराबर मॉड BC का स्क्वायर, इसलिए दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अतः दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें अगला प्रश्न दिया है
प्रश्न नंबर 3 का घ कह रहा यदि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8, तो कह रहा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के घ को। देख रहे प्रश्न नंबर 3 के घ में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का घ देख रहे 3 के घ में आव्यूह है x प्लस वाई, पहली पंक्ति x प्लस वाई, और देख रहे हैं दूसरा अवयव 2 है, फिर 5 प्लस जेड और एक्स वाई, यही बराबर दिया हुआ है 6 2 5 8। तो हमको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। देख रहे चूंकि दोनों आव्यूह बराबर दिए हैं, इसलिए दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों ओर से तुलना कर लेंगे। तो देख रहे हैं एक्स प्लस वाई बराबर 6 के मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 6, और देख रहे हैं 2 2 के बराबर हैं। एक मान हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 8 के मिलेगा, और 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5। देख रहे 5 5 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, तो जेड बराबर 0। एक मान तो देख रहे हैं इस प्रकार से सीधे मिल जाता है। अब हम पहले और दूसरे देख रहे हैं इन दोनों समीकरणों की सहायता से एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया है, जबकि एक्स वाई बराबर 8, एक्स गुणे वाई बराबर 8। तो इनसे यदि हम सर्व समीका बनाएं, सर्व समीका है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 XY। देख रहे इसमें मान रख देते हैं, एक्स प्लस वाई देख रहे हैं 6 दिया है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 8, तो देख रहे 6 का स्क्वायर 36, देख रहे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 चौक 32, 36 से 32 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। वर्गमूल ले लें तो देख रहे हैं एक्स माइनस वाई बराबर 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2। देख रहे हैं ये हमारा तीसरा समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं एक बार यदि प्लस चिन्ह लेकर हल करें तो प्लस चिन्ह लेने पर पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 6, और दूसरा समीकरण मिला एक्स माइनस वाई बराबर 2। देख रहे दोनों को जोड़ लेंगे, वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 6 2 8, तो x बराबर देख रहे 2 चौको 8, x बराबर 4। इस मान को पहले समीकरण में यदि रख लें, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6, देख रहे x का मान 4 मिला, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 बराबर 2। इस प्रकार से देख रहे पहली कंडीशन में ये 3 मान मिल जाते हैं, x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर देख रहे हैं दोनों स्थितियों में 0 ही मिलेगा। अब यदि माइनस चिन्ह लिया जाए, देख रहे हैं माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2। देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर दिया है 6 के, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो y प्लस माइनस में कटेगा। देख रहे 2x बराबर 6 माइनस 2 4, तो x बराबर 2 मिल जाएगा। और इस मान को यदि पहले समीकरण में रखें, x प्लस वाई बराबर 6 में x देख रहे हैं 2 है, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 2 अर्थात 4 मिल जाएगा। तो दूसरे मान ये हो सकते हैं, देख रहे हैं x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0, तो देख रहे हैं दोनों स्थितियों में है। तो इस प्रकार से x y z के ये अभीष्ट मान होंगे। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा 5वां प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है। देख रहे प्रश्न नंबर 4 में कह रहा सभी खंड कीजिए। इस पे का नंबर में है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर 7x स्क्वायर माइनस 3 एक वर्धमान फलन है जबकि x इज ग्रेटर देन 0 है। तो देख रहे हैं इस दिए हुए फलन को हमको वर्धमान सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 4 का देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के का में दिया है, प्रश्न नंबर 4 का देख रहे हैं फलन f(x) बराबर दिया है
एफ एक्स बराबर 7x² माइनस 3, 7x² माइनस 3 क्या एक वर्धमान फलन है जबकि x इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन दी है जबकि x इज ग्रेटर देन 0। देखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे एफ डैश x इक्वल टू 7 देख रहे हैं अचर है x² का 2x माइनस 3 देख रहे हैं अकेला अचर है 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7 दुनाई 14x, देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्योंकि दिया है x इज ग्रेटर देन 0, चूंकि x इज ग्रेटर देन 0 इसलिए एफ डैश x इज ग्रेटर देन 0। चूंकि x का मान 0 से बड़ा है इसलिए एफ डैश x के किसी भी मान के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए यह एक वर्धमान सिद्ध करता है कि दिया हुआ फलन एक वर्धमान फलन है। चूंकि एफ डैश x इज ग्रेटर देन वैल्यू 0 प्रत्येक मान के लिए मिलता है, चूंकि एफ डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए कह सकते हैं अतः यह एक वर्धमान फलन है। देखिए अगर किसी मान के लिए ये हमारा लेस देन 0 की कंडीशन देता तो फिर वर्धमान नहीं होता, प्रत्येक मान के लिए चूंकि ग्रेटर देन 0 मिलता है इसलिए यह एक वर्धमान फलन है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 का ख। 4 के खामी के राशि सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर a और वेक्टर b के मान देख रहे हैं दिए हुए हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 4 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के खा में दिया है वेक्टर a बराबर i प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर v बराबर दिया है i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हमको ज्ञात करना है वेक्टर a प्लस b, वेक्टर a प्लस b और वेक्टर a माइनस वेक्टर v में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम वेक्टर a प्लस b और वेक्टर a माइनस b का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं वेक्टर a प्लस b दोनों को जोड़ लेंगे, i प्लस आई मिलकर के 2i कैप, j प्लस 2j 3j, फिर देख रहे हैं k प्लस 3k मिल करके 4k कैप। तो इस प्रकार से देख रहे हैं a प्लस b। अब a माइनस b का मान निकालेंगे, i से i घटाएंगे, देख रहे हैं 0i कैप, j माइनस 2j माइनस j कैप और k माइनस 3k कैप तो माइनस 2k कैप। इस प्रकार से देख रहे हैं ये हमारा वेक्टर a माइनस b का मान मिल जाएगा। अब हम चूंकि इन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है इसलिए आवश्यकता होगी पहले इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, अर्थात a प्लस b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर v। देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट साड़ी की सहायता से मिलेगा। पहली पंक्ति में i कैप j कैप k कैप, अब दूसरी पंक्ति में वेक्टर a प्लस b से i j k का गुणांक रखेंगे 2 3 4, फिर देख रहे हैं a माइनस b से 0 माइनस 1 माइनस 2। r1 को लेकर प्रसार करने पर, r1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं r1 को लेकर प्रसार करेंगे तो इसका मान मिल जाएगा i कैप इंटू देख रहे हैं 3 गुणे माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 गुणे 4 करते हैं तो माइनस 4, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर माइनस जे कैप के संगत देख रहे हैं 2 माइनस 2 का गुणा माइनस 4 माइनस 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, प्लस के कैप 2 गुणे माइनस 1 माइनस 2, फिर देख रहे हैं 0 से गुणा होगा 0 मिल जाएगा। और सरल कर लेते हैं तो माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 तो माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 4 जे कैप, फिर देख रहे हैं माइनस 2 के कैप। तो ये दोनों सदिशों का देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है। अब इसका हम मापांक निकालेंगे,
मॉड वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी, ठीक है, ये बराबर मिल जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देखिए सरल करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4। देखिए 16 4 20 4 24, अंडर रूट 24 मिल जाएगा। अब चूंकि हम ये फार्मूला जानते हैं, हमारे पास फार्मूला है, यदि वेक्टर ए क्रॉस वी, वेक्टर ए क्रॉस वी बराबर होता है ए बी, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यही हमारा इन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश होता है, और यदि इसका मापांक निकाल लें तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और इस मान को देख रहे हैं ए बी साइन थीटा के स्थान पर रख दें तो फिर हमारा इन कैप बराबर मिल जाता है। देख रहे हैं इन कैप बराबर मिल जाएगा ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी। तो देख रहे हैं इस फार्मूले में हम मान रख देंगे एन कैप बराबर ए क्रॉस बी। ए के स्थान पर देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में ए प्लस बी है और बी के स्थान पर ए माइनस बी, तो दोनों का देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट मिला है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपान मॉड का मान देख रहे हैं अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 में देख रहे हैं 6 चौको 24, 4 का वर्गमूल 2 बाहर कर लें, 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 6। देख रहे हैं प्रत्येक पद में अलग अलग बटे में करके लिखते हैं, तो -2 बटे 2 रूट 6 आई कैप प्लस 4 बटे 2 रूट 6 जे कैप -2 बटे 2 रूट 6 के कैप। सरल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, देख रहे हैं 2 दुनाई 4 और 2 से 2 काट देंगे, तो इस प्रकार से इन कैप बराबर मिल जाएगा -1 बटे अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 2 बटे अंडर रूट 6 जे कैप -1 बटे अंडर रूट 6 के कैप। यही दिए हुए दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश का मान होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न को, देख रहे हैं ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में दिया है, कह रहा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया है, तो इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 का ग, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के ग में, प्रश्न नंबर 4 का ग समीकरण दिया है x - 5 बटे 3 बराबर y + 4 बटे 7 बराबर z - 6 बटे 2। ठीक है, कार्तीय रूप में समीकरण दिया है, सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करना है। देख रहे हैं इस दिए हुए समीकरण की यदि मानक समीकरण से तुलना करें, x - x1 अपान a इक्वल टू y - y1 अपान b इक्वल टू z - z1 अपान c से तुलना करने पर, देखिए मानक समीकरण से यदि हम तुलना कर लें, से तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे तो तुलना करने पर x1 बराबर देख रहे हैं 5 मिल जाएगा, y1 -4 और z1 6, a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर 2। इसका अर्थ है कि रेखा बिंदु 5, -4, 6 से होकर जाती है और सदिश देखिए इसको यदि हम सदिश b के रूप में मान लें, सदिश b जिसके का स्थित सदिश बनेगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप के समांतर है। देखिए इससे स्पष्ट हो गया कि दी हुई रेखा इस बिंदु से होकर जाती है और इस सदिश के समांतर है। तो हम जानते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण
इसके लिए देख रहे फार्मूला है, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु का यदि हम स्थित सदिश लें तो देख रहे हैं वेक्टर ए बराबर मान लें, वेक्टर ए बराबर 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो बिंदु ए से होकर जाने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, इसके लिए देख रहे हैं फार्मूला है, बिंदु ए से होकर जाने वाली, बिंदु ए से होकर जाने वाली, बिंदु ए से जाने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, इसके लिए फार्मूला है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। देख रहे हैं मान रख देंगे तो आर बराबर ए का मान देख रहे हैं 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी का मान देख रहे हैं 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो देख रहे हैं ये सदिश रूप में दी हुई रेखा का अभीष्ट समीकरण होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के घा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के घा में दिया है क्या एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के घा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के घा में, प्रश्न नंबर 4 का घा देख रहे हैं प्रश्न में दिया है कि एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं। पहले थैले में 4 सफ़ेद, देख रहे हैं सफ़ेद गेंदों की संख्या 4 और काली गेंदों की संख्या इसमें 2 दी है, काली 2 हैं। और दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं। एक दूसरा थैला है, इस दूसरे थैले में प्रश्नानुसार कह रहा 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं। सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 और काली गेंद की संख्या 5 दी हुई है। तो हमको ज्ञात करना है, कह रहा यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक थैले से एक एक गेंद निकाली जाती है तो उसके काली होने की हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए पहले थैले से काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता देख रहे बराबर मिल जाएगी। यदि इसको मान लिया जाए Pe1 तो देख रहे इसमें अनुकूल ढंगों की संख्या, तो ये काली निकालना, पहले थैले में 2 काली हैं और कुल गेंदों की संख्या 4 + 2, देख रहे हैं कुल गेंद इसमें 6 हैं, कुल गेंद बराबर 6। जबकि दूसरे थैले में कुल गेंद देख रहे हैं 5 3 8 हैं। तो पहले थैले से काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता Pe1 बराबर 2 बटे, देख रहे हैं कुल गेंद 6 हैं, 2 बटे 6, सरल कर लेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 बराबर 1 बटे 3 मिल जाएगी। अब दूसरे थैले से एक काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, यदि इसको हम Pe2 मान लें तो देख रहे हैं Pe2 बराबर मिल जाएगा। दूसरे थैले में काली गेंदों की संख्या 5 है जबकि कुल गेंदें 8 हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता, चूंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता बराबर Pe1 इंटू Pe2 मान रख देते हैं। Pe1 देख रहे हैं 1 बटे 3, Pe2 5 बटे 8, देख रहे हैं Pe2 5 बटे 8, दोनों को सरल कर लें। देख रहे हैं 1 और 5 का गुणनफल 5, 8 × 24। तो अभीष्ट प्रायिकता
PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5/24, ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि इन प्रश्नों को आप स्टेप टू स्टेप अच्छी प्रकार से हल करना समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे, या कोई किसी प्रकार का सुझाव है तो उसे अवश्य बताएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। और इसका अगला भाग हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। थैंक्स।